नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका द 15 मिनट शो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत की जनगणना 2027 के बारे में। जो जनगणना होने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही जो जनगणना 2011 वाली थी उसके बारे में भी बात करेंगे। जनगणना की जो इतिहास है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये जो सेशन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, साथ ही हम जो जनगणना है उसके बारे में भी बात है वो करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दो आपके सभी साथियों के साथ में, फिर शुरू करते हैं। यहां पर देखो, भारत की जनगणना 2027 के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो जनगणना है वो 16वीं जनगणना है। ये कौन से क्रम की है? 16वीं। मतलब 2011 वाली जनगणना थी वो क्रम के अनुसार बात करें तो वो 15वीं जनगणना थी, ये 16वीं जनगणना है। आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो यार ना स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है। थोड़ा सा क्रम के बारे में हम थोड़ा पहले ही बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए सुबह 8 बजे डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, जिला दर्शन, नीतियां, राजस्थान का जीके हम पढ़ते हैं, अक्षांश फैक्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं, सूजत सार के बारे में, पीवाईक्यूज है वो पढ़ते हैं। मतलब ये जो करंट अफेयर की जो आपके डेली क्लास है वो बिल्कुल कोम्बो है, ये आपको जरूर देखनी है। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं आपके ये क्रम वाला मैटर है, ये पूरा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। किससे शुरू करेंगे सर? 2011 की जनगणना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस जनगणना में कि क्रम के अनुसार कौन सी थी, तो सबसे पहले हम बात करें सर क्रम के अनुसार। मैं यहां पर लिखता हूं कि सर क्रम के अनुसार आपसे पूछे तब ध्यान रखना है। सर ये 15वें नंबर की क्या थी? जनगणना थी। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये समझ में आ गया सर हमें कि 2027 वाली जनगणना है ये कौन से क्रम की है? ये सर 16th क्या है जनगणना होने वाली है क्रम के अनुसार। ये आपको समझ में आ गया। फिर बात करें 2011 की जनगणना के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दशकीय जो व्यवस्था है ना, दशकीय व्यवस्था, आपको पता है ना जनगणना हर 10 साल में होती है। तो 10 की जो व्यवस्था है या जो व्यवस्थित क्रम है उसके अनुसार बात करें तो ये 14वीं जनगणना है। कौन से नंबर की है? 14th है। तब आपसे पूछे ये कौन सी रहेगी, तो ये आपको पता ही है सर 15th क्रम की रहने वाली है। अब इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करें 2011 वाली जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो यहां पर आपसे पूछे कि बताओ स्वतंत्र भारत की तो ये 7वीं है। तो ये अंडरस्टूड ही है कि सर ये तो 8वीं होगी, है ना। तो ये बात तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, तो ये तो 8वीं रहने वाली है। तो ये समझ में आ गया होगा। आपसे पूछे कि 21वीं शताब्दी की कौन सी है, भाई कौन सी शताब्दी चल रही है? अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। तो याद रखना है, आपसे पूछे यहां पर नीचे लिख देता हूं 21वीं शताब्दी की कौन सी जनगणना है। तो याद रखना है 2011 वाली के बारे में पूछे तो आपको पता ही है 11 वाली में कौन सी, 2001 में, फिर ये 11 में, तो कौन सी? दूसरी है, सेकंड है। आपसे पूछे कि 2027 में जो जनगणना होने वाली है उसके बारे में बताओ सर, है ना। इसके आंकड़े 2027 में आएंगे। होने वाली तो मतलब शुरू होने वाली है, अब हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे। अभी थोड़ा सा रुको। यहां पर बात करें तो ये कौन सी हो रही है? तीसरी जनगणना है वो रहेगी। तो ये पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्रम के अनुसार 2027 वाली जो जनगणना है वो 16वें क्रम की है, 10 की व्यवस्था के अनुसार 15वें क्रम की है, स्वतंत्र भारत से 8वीं है, और शताब्दी के बारे में बात करें तो ये तीसरी जनगणना है वो रहने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर आए, यहां पर वित्तीय स्वीकृति कितनी है? तो 11,718.24 करोड़ रुपए हैं वो सरकार खर्च कर रही है 2027 की जनगणना कराने के लिए। शुरुआत कब होगी सर? तो याद रखना है अप्रैल से सितंबर के बीच में, अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में क्या होगा कि यहां पर मकान सूचीकरण और आवास की गणना की जाएगी। अप्रैल से सितंबर के बीच में 2026 वाला जो साल है इसमें क्या किया जाएगा? मकान जितने भी है उसकी सूची बनाई जाएगी, आवास है उसकी गणना है वो की जाने वाली है। मतलब 2 चरणों में चीजें कार्यक्रम, ये जो जनगणना वाला कार्यक्रम है वो चलने वाला है। उसके बाद में फरवरी 2027 में क्या होने वाला है? जनगणना का प्रगणन होगा। मतलब कुल मिला के जनसंख्या है आपकी गिनती है वो कब होगी? तो फरवरी 2027 में होगी। आपके घर की गिनती कब होगी? तो यार सर अप्रैल से सितंबर के बीच में घर की गिनती है वो होने वाली है। क्योंकि देखो जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो मैं आपको कई बार का एग्जांपल भी देता हूं ऐसा कि मान लो आपकी ऐसी इच्छा हुई कि सर एक काम करता हूं घर पे, है ना, आज काम करते हैं हल्दी की सब्जी बनाते हैं। हल्दी की सब्जी भी सर्दियों में आप खाते भी होंगे। अब जब आपको घर पे पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं, तब आप क्या करोगे? या तो आप आधा किलो हल्दी लेकर जाओगे, वो कम पड़ जाएगी, है ना। और यदि आपने मान लो 3 किलो हल्दी लेकर चले गए तो ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपके घर में लोग कैसे हैं, कितने हैं। उसी प्रकार जब हमें यही नहीं पता रहेगा कि भारत में लोग कितने हैं, किस क्षेत्र विशेष में कितने लोग रह रहे हैं, किस जनजाति से ले रहे हैं, कितनी जाति के रह रहे हैं, एसटी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, है ना। जब आपको ये जानकारी नहीं होगी तो आप योजनाओं को किस प्रकार बना पाओगे?
अभी जितनी भी योजनाएं बन रही है वो 2011 की जनगणना के अनुसार बन रही है, तो 2027 की जनगणना के अनुसार जब चीजें होगी तभी तो यहाँ पर ये जो जितनी भी योजनाएं बन रही है धरातल पर पहुंच पाएगी। इसलिए जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार ने अब ये सोच लिया कि हाँ भैया करानी ही पड़ेगी हमें जनगणना। तो देख लो फरवरी 2027 में जनगणना है वो शुरू होने वाली है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। फिर बात करें, ये क्या है, प्रथम डिजिटल गणना है। 2011 में जब जनगणना हुई थी वो डिजिटल नहीं थी, लेकिन ये क्या है, पहली डिजिटल जनगणना है वो रहने वाली है। मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग है वो इस बार किया जाने वाला है। साथ ही इस बार जातिगत डेटा है वो भी इकट्ठा किया जाएगा। आपको पता होगा कि मोदी जी ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना है वो भी इस बार करवाने वाले हैं। तो यहां पर जब जब फरवरी 2027 में आपकी जनगणना हो रहेगी उस समय क्या किया जाएगा, जातिगत डेटा है वो भी दर्ज है वो किया जाने वाला है। साथ ही प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक समर्पित जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली है जिसको कहा जाता है CMMS पोर्टल है वो यहां पर विकसित है वो किया जाएगा, जिससे आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो, है ना। उससे आपको सारा पता लगता रहेगा कि कितनी जनगणना हुई है। तो आपसे पूछे कि नई तकनीक है, नया पोर्टल बनाया गया है, इस पोर्टल का नाम क्या है, तो याद रखना है जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली पोर्टल है वो विकसित है वो किया जा रहा है। साथ ही जनगणना सेवा मतलब CAS इसको बोल सकते हैं के माध्यम से मंत्रालय को डेटा स्वच्छता, है ना, सीन पठनीय और कार्रवाई योग्य प्रारूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर सुविधा है वो सरकार है वो कर रही है। तो ये तो क्या हुआ, डाटा हुआ किसके बारे में, भारत की जनगणना 2027 के बारे में डाटा हुआ है कि ये सारी चीजें हैं वो होने वाली है। अब हम बात करें थोड़ा सा 2011 वाली जनगणना के बारे में कि उसमें क्या क्या चीजें थी। तो यहाँ पर देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साहब जनगणना हुई 2011 वाली, लेकिन उसमें खर्चा कितना आया, है ना, खर्च कितना हुआ। तब ध्यान रखना 2011 वाली जनगणना में प्रति व्यक्ति 18.19 रुपए का खर्चा आया। कितने रुपए का सर, 18.19 रुपए का खर्चा है वो प्रति व्यक्ति आया था। प्रति व्यक्ति इतना खर्चा है वो आया था। मतलब जब आप 2011 में थे तब भी आप पे इतने पैसे थे, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए थे क्योंकि आपकी जनगणना करनी थी। समझ गए। हाँ, यहां पर हम बात करें कि जनगणना में कितने जिले शामिल किए गए थे, तो उस समय 640 जिलों को शामिल किया गया था। 640 जिलों को शामिल किया गया था। वहीं आपसे पूछे कि साहब राजस्थान के कितने जिलों की जनगणना हुई, इस बार कितनों की होगी, तो सर इस बार तो हमें पता है 41 की होने वाली है, लेकिन उस समय 33 जो जिले हैं राजस्थान के उनकी गणना हुई थी। लेकिन 2027 वाली जो जनगणना होगी उसमें राजस्थान के 41 जिले हैं उनकी जनगणना है वो होने वाली है। उस समय शुभंकर क्या था, जनगणना का शुभंकर क्या था, शुभंकर क्या था, तो उस समय जो शुभंकर था वो एक टीचर थी, है ना, जो गणना करती है, उसे प्रगणक शिक्षिका कहा गया। प्रगणक शिक्षिका आपने देखा भी होगा यदि नोट किया हो तो, क्योंकि मेरे फादर जो टीचर हैं तो जब मैं छोटा था 2011 में तब मैंने देखा कि वो एक बैग वगैरह मिलते थे बहुत सारे, तो उसमें एक जो लेडी टीचर है उसकी फोटो लगी हुई होती थी। तो वो यहाँ पर क्या है, इसका शुभंकर था। आपसे पूछे कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, तब ध्यान रखना है आदर्श वाक्य था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये जरूर याद रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब आप कहोगे सब 2027, तो 2027 के जितनी भी जो लोगो वगैरह है ना, यहाँ पर जो आदर्श वाक्य है वो सरकार रिलीज करेगी। सरकार क्या करती है, कार्यक्रम आयोजित करती है, उस कार्यक्रम के आधार पर रिलीज करती है, तब हमें भी पता लग जाएगा, और हमें जैसे ही पता लगेगा मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा, ये पक्की बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। यहां पर 2011 वाली जनगणना में पहली बार घरों की गणना की गई। अब वो 27 में हो ही रही है ना भाई, ऐसा है नहीं कि ये ध्यान रखना। देखो आपसे एक चीज समझना कि पहली बार क्या हो रहा है सर, प्रथम बार डिजिटल गणना हो रही है, लेकिन घरों की जो जनगणना है, घरों की जनगणना है वो 2011 में ही शुरू हो गई थी, जब घर की गणना है वो की जाने लगी। तो यहां पर भी ध्यान रखना है 2011 में शुरू हो गया था, जब घरों की जनगणना है वो भी की जाने लग गई थी। इस बात को भी आपको याद रखना है। साथ ही 2011 वाली जनगणना ही ऐसी थी जिसमें जो किन्नर है ना, उनको भी उसमें काउंटिंग में है वो लिया गया था। दूसरी बात यहां पर जो 2011 वाली जनगणना थी उनको भी 2 चरणों में किया गया था, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको पता ही है कि जो भारत की जनगणना है वो 121 करोड़ है ना, 121.085 करोड़ क्या थी, भारत की जनसंख्या दर्ज की गई थी। भारत की जनसंख्या दर्ज की गई थी और भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर था, लेकिन इस बार भारत है वो पहले स्थान पर आने वाला है। ये आपके लिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर खुशी की बात है क्या? नहीं, ये खुशी की बातें नहीं है, क्योंकि जहां पर जनसंख्या कम रहेगी वहां पर संसाधन है वो सबको मिलते रहेंगे। जहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी, सेम ऐसा ही समझो जिस घर में मान लो 10 बच्चे हैं, तो वहां पर यदि पापा
एक बिस्किट का पैकेट लेकर भी आएंगे तो फिर एक एक बिस्किट भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक घर में यदि एक ही बच्चा है तो वो पूरा बिस्कुट का पैकेट खा सकता है और आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। तो यही समझो, सेम देश में भी ऐसा ही होता है। परिवार ही है एक, मान लो, और परिवार में जैसे चीज चलती है वैसे ही सेम देश में चलती है। यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 6.85 करोड़। ये भी ध्यान रखना, कितनी? 6.85 CR है वो क्या थी? राजस्थान की यहाँ पर जनगणना थी। जब 2011 की जनगणना है वो हुई थी, जिसमें पुरुष की 51.86% और महिलाओं की 48.14%। लेकिन आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे बस एक ही उम्मीद करता हूं कि भगवान आपको कभी भी ऐसा ना हो कि 27 वाली जनगणना भी आपको याद करनी पड़े, उससे पहले ही आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। ठीक है, फिर आप बाद में अखबार में पढ़ो कि हाँ ये डाटा है, लेकिन एक एक चीज, जयपुर की जनगणना 66.26 लाख है, जोधपुर की 38.87 लाख है, ये चीजें आपको याद ना करना पड़े, है ना। बस इतना सा हो कि आपने देखा अखबार में बैठकर और आप सोच रहे हो मन ही मन में कि हाँ बढ़िया काम हो गया, अब हमारी तो नौकरी लग गई, हमें तो ये जनगणना पढ़नी नहीं है। बाकी ध्यान रखना 27 बहुत करीब है, इससे पहले पहले आपको सिलेक्शन है वो लेना ही लेना है। तो ये सारी बातें हुई किसके बारे में? जनगणना के बारे में। ठीक है, आप कहो तो थोड़ा सा अपने पास में 2-4 मिनट का टाइम है तो अपन राजस्थान की जनगणना है उसमें राजस्थान की जो है, आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो जयपुर की है। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? जयपुर में है। पूछे कितनी है? तो 66.26 लाख है। सबसे कम कहाँ की है आपसे पूछे? क्या रखना सर? जैसलमेर की सबसे कम है। जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व भी कम है, जयपुर में जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। ये सारी बातें हैं। और जैसलमेर में जनसंख्या पूछे तो रखना सर 6.69 लाख क्या है यहाँ पर? जैसलमेर की जनगणना है। अभी जितने भी एग्जाम है वो यही आएगा, 27 वाली नहीं आएगी। जरा टेंशन लेने की बात है वो है नहीं, ये ध्यान रखना है। आपसे एक चीज वो ये पूछी जा सकती है कि साहब बताइए कि जो जनसंख्या है ना, ये किस विषय का है? मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो सूची है ना, सूची, भाई सूचियां हैं आपको पता है, हाँ, तो किस सूची का विषय है ये आपसे पूछा जा सकता है। तब ध्यान रखना सर, जनसंख्या है ये संघ सूची का विषय है, राज्य का कोई योगदान नहीं है। मतलब राज्य है वो, उसकी कोई भी भूमिका नहीं है इसमें। चलो ये थोड़ा सा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर पहली बात तो याद रखना सर, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। मतलब क्या हुआ सर? केंद्र सरकार के हाथ में है ना, होम मिनिस्ट्री के अंडर है कि जनसंख्या करवानी है या नहीं करवानी है और कब करवानी है। दूसरी बात आपसे पूछे कि जो जनगणना है वो कौन सी अनुसूची में शामिल है, तो याद रखना सर 7वीं अनुसूची। कौन सी? आपसे पूछे अनुसूची पूछ लिया जाए, अनुसूची पूछे तब ध्यान रखना सर 7वीं अनुसूची में इसके बारे में, 7th जो अनुसूची है उसके बारे में, जनगणना के बारे में बात है वो की गई है। ये भी ध्यान रखना है। कौन सा मंत्रालय के अधीन होती है? तो जनगणना है वो गृह मंत्रालय का जो जनगणना विभाग है उसके अंडर है वो करवाई जाती है। ये भी आपको ध्यान है वो रखना है। आपसे पूछे जनसंख्या जनगणना अधिनियम कब का है? जनगणना अधिनियम कब का है? तब याद रखना सर 1948 का है। कब का है? 1948 का अधिनियम है। ये भी आपको ध्यान है वो रखना है। आपसे पूछे कि बताओ साहब यहाँ पर जनगणना किसने शुरुआत करवाई, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में बात करें, थोड़ा सा ही करेंगे क्योंकि टाइम भी हमारे पास में इतना ही है। इतिहास के बारे में बात करें तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले प्राचीन काल में हमें जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वहां पर पता लगता है कि हाँ मौर्य काल में जनगणना जैसी चीजें हुआ करती थी। जब मध्यकाल आया तब हमें आईने अकबरी में जो अबुल फजल है, अबुल फजल की जो आईने अकबरी है वहां पर हमें देखने को मिला मुगल काल के दौरान कि हाँ यहां पर भी जनगणना जैसी कुछ चीजें हैं वो होती थी। लेकिन आधुनिक काल की बात करें तो सबसे पहले 1872 में, कब? 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा आधुनिक जनगणना है उसकी शुरुआत की गई थी। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि सर किसके द्वारा? मेयो के द्वारा जो आधुनिक जनगणना है, आधुनिक जनगणना है उसके बारे में बात है वो की गई थी। आपसे एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साहब बताइए कि जो व्यवस्थित और दशकीय जो जनगणना है, दशकीय का मतलब समझना कि हर 10 साल में होने वाली, हर 10 साल में होने वाली जनगणना को दशकीय जनगणना बोलते हैं। तो आपसे पूछे कि जो दशकीय जनगणना है इसकी शुरुआत किसने की थी साहब? तब याद रखना सर कि यहां पर लॉर्ड रिपन ने की थी। कब की थी सर? 1881 में लॉर्ड रिपन है, उन्होंने यहां पर दशकीय जनगणना है या व्यवस्थित जनगणना है उसकी शुरुआत की थी भारत में। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मुझे बताओ सारी चीजें क्लियर है क्या? आपसे पूछे राष्ट्रीय जनगणना आयोग कब बना? तब याद रखना मई 2000 में, मई 2000 में आयोग बना था, जनगणना
आयोग है उसकी स्थापना है वो भी की गई थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि राजस्थान की पीवाईक्यू सीरीज से आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि ये सभी जो चारों बुक्स है वो आपको अभी मात्र 699 रुपए में मिल रही है, जिसमें ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और राजस्थान का जो इतिहास है ये चारों बुक्स आपको एक साथ मिल जाएगी। यदि आज का सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।